क्या भाव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी स्वागत करने के लिए। हम लोग हृदय से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी मुझे विश्वास हो नहीं रहा है, आप भारत से पर्दे से निकाल कर हमारे सामने साक्षात विराजमान है। मैं नहीं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हूँ। तो मैं प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं हूँ, तो ये इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू है इस मंच पर बैठकर जी। तो शायद मेरा आखिरी इंटरव्यू भी होगा। नहीं, आखिरी नहीं, ये शुरुआत है, इसके बाद बहुत करेंगे आप। मैं आपके बिना किसी से इंटरव्यू नहीं करूँगा, सिर्फ आप इंटरव्यू करोगे। तो मेरे मन में आपका बहुत सामा है, आपकी फिल्म, आपके एक्टिंग। कुर्सी आगे ले लीजिए, लाइट को कम करना है कर लें। चलिए, हम दोनों एक्टर हैं तो थोड़ी एक्टिंग भी कर लेंगे। तो टेक टू चलेगा जी। मैं आपकी फिल्में और आपका एक्टिंग और डायलॉग बोलने का आदर्श देखकर बहुत प्रभावित हुआ है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तो अच्छी बात है, आपका दिल जीत लिया है। बैंक अकाउंट का नंबर भी दूंगा, कुछ डाल भी देना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो मैं सिर्फ आपसे मिलकर मेरी आंखों से आप देखने से मुझे संतोष, प्रसन्नता भी मिलते हैं। इसलिए बस आपको देखता रहना चाहता हूँ। जी, तो फिर आगे की बातचीत कैसे होगी? आप मुझे देखते रहेंगे और मैं आपको देखते रहूँगा और ये सब हमें देखते रहेंगे। के लिए सरप्राइज है। फिर भी मुझे इस कार्यक्रम में ये अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। कृपया उत्तर दीजिए। जी, अवश्य उत्तर दूंगा। जी, मैंने 30 सारा प्रश्न का तैयार किया है, लेकिन अभी समय तो सीमित है, इसलिए सिर्फ एक विशेष प्रश्न आपको करना चाहता हूँ। ये विशेष प्रश्न ये है, आपने अभी तक वीरान से लेकर सामान्य इंसान तक भिन्न भिन्न किरदार का निभाया है। तो मैंने सुना है जब आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार का किरदार निभाता था, उस समय असली गैंग ने आपसे संपर्क करने की कोशिश किया, ये सच है? किसने? असली गैंग ने, असली गुंडा असली गैंग ने। जी जी जी, सच। हाँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल सच है। और पहले तो आपकी हिंदी और जिस किस्म के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बच्चन साहब की याद आ गई। हाँ, कि मैं आपसे प्रश्न पूछने की अनुमति मांगूंगा, मेरा विशेष आग्रह है, ऐसा उल्लेख है। तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि हिंदी बोलने वाले बहुत कम लोग हैं जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मैं भी भोजपुरी भी सीखने की कोशिश किया है। अच्छा, हम सिखा दें भोजपुरी। जी, जरूर सिखा दीजिए। तो मेरा प्रश्न ये है, तो जब आप वीरा का किरदार करते हैं, तो आप बिल्कुल किरदार दिखता है। असली तो आप वीरा नहीं है, असली तो अच्छा नेक इंसान है। तो लेकिन किरदार निभाते समय आप बिल्कुल वीरान दिखता है। तो और आप अरेरी की बर्फी
और गुजा सक्सेना ने पिताजी का किरदार निभाया। उस समय बिल्कुल आप पिताजी दिखता है। और सुपर साथी और मैं अतरफून तो नेता का किरदार निभाया। तो एकदम आप नेता दिखता है। तो और स्त्री में आपने विधवा का ये त्राणे पुस्तक का मारिक निभाया तो पट विधवा है। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल एकदम विधवा देखता है। तो और हाँ जी बताइए जी। प्रश्न इतना लंबा है कि उत्तर मुझे सॉरी देना पड़ेगा। नहीं, आगे आप प्रश्नों को ना अपने प्रश्नों को थोड़ा छोटा रखें। अच्छा ठीक है। हाँ तो नहीं, मैं मिल गया। हाँ, मुझे प्रश्न समझ गया। वो क्या है सर कि मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग लिया हूँ। अच्छा, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक संस्था है भारत में, दिल्ली में, जहाँ में मुफ्त में एक्टिंग सिखाई जाती है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो मुझे एक्टर बनाने में गवर्नमेंट ऑफ मतलब टैक्स पेयर का भी योगदान है, सरकारों का भी योगदान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं खराब एक्टिंग करूँगा तो देश को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देश ने मुझे अभिनेता बनाया है, मेरे पिताजी ने नहीं बनाया है। तो इसीलिए मेरे किरदार मेरा प्रश्न तो ऐसा था, आपको कैसे मतलब मोटिवेट किरदार करने के लिए कैसे अप्रोच करते हैं? मैं अब तो भिन्न किरदार तो मतलब जैसे जादू है, तो आप जादू का रहस्य बताइए, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, मैं समझ गया, वही बता रहा था कि उस जादू का रहस्य ट्रेनिंग में है, जो एक्टिंग की ट्रेनिंग और जो जिंदगी की ट्रेनिंग लिया हम। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें लाइफ की भी एक्सपीरियंस उतनी ही काउंट होती है। कि मैं एक सुदूर गांव का देहात का लड़का, जहां बिजली बत्ती नहीं थी 90s में, और पीसफुल शांत गांव था नदी किनारे, वहां से लेके और या आज तक की जर्नी सिनेमा में आने तक की अपने आप में अद्भुत जर्नी है। तो अभी एक है भी, हम पिछले दिनों मेरे घर गए थे गांव, उनकी शादी थी। किधर हो भाई? है कहीं? तो उनको मालूम है कितना इंटीरियर है, सुदूर मेरा गांव है। तो वही है कि लाइफ की एक्सपीरियंस देखना, अवेयरनेस के साथ जीना और साथ साथ एक्टिंग की ट्रेनिंग, इन दोनों की भूमिका, इन दोनों का एक योगदान होता है किसी भी रोल को करने में। थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न का उत्तर तो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सिर्फ एक प्रश्न ऑडियंस से लेना चाहता हूँ। तो कोई ऑडियंस? हाँ, अगला प्रश्न ऑडियंस से है, और आपके एक बहुत ही बड़े फैन यहाँ ऑडियंस के बीच में बैठी हुई हैं, और मैं माइक लेकर उनके पास जा रहा हूँ। मायो-सान प्लीज कम ऑन द स्टेज, एंड सातो-सान थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग दिस इवनिंग। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मायो-सान हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की है जो भारत और जापान के बीच एक खूबसूरत सांस्कृतिक सेतु है। एक बार मायो के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। 4.5 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हैं उनके सोशल मीडिया पर, और उन्हें सभी जानते हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। और पंकज जी की ही एक डायलॉग में बोलें तो वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो हिंदी भी बहुत अच्छा बोल लेती हैं, आप देखिएगा। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ, और आपको देख के और अच्छा हो गया। अरे वाह, मैं क्या बैठिए। बैठे? ठीक है। तो सच्ची में ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिल पा रही हूँ और सवाल पूछ पा रही हूँ। जापान के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आनंद जी, सोनल जी, अनिल जी, ये सब योगदान, इनका बड़ी भूमिका है। मुझे एक दिन अचानक दिल्ली में एक हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों के कॉमन दोस्त, उनका फ़ोन आया कि अरे पंकज बाबू, जापान में आपको बुलाया जा रहा है। वो राज्यसभा मेंबर हैं, तो आप एक बार बात कर लीजिए आनंद विजय से, और समय हो तो चले जाइएगा। तो आप सबको थैंक यू ये इवनिंग में मुझे यहाँ तक बुलाने के लिए। अब आप कंटिन्यू। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके ज़िंदगी के ऊपर और एक्टिंग के ऊपर। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने निर्णय लिया
कि आप अख्तर बनेंगे, या NSD में सीख रहे थे, या जब आप मुंबई शिफ्ट हो गए तब आपको पता था, मतलब खुद पे भरोसा था कि आप एक दिन इतने बड़े अख्तर बनेंगे? नहीं, सच पूछिए तो मुझे पता तो नहीं था, भरोसा भी थोड़ा कम था, इतना भरोसा नहीं था। मैं बोल दूं कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मेरी चाहते और मेरी जो सपने थे, वो सपने तो नहीं बोलूँगा, चाहते बोलूँगा, वो छोटी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा कि मुझे एक दिन बतौर अभिनेता जापान में भी लोग जान लेंगे, ये मैंने भी नहीं सोचा था। पर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे रहस्य होते हैं जो व्यक्ति को पता नहीं होता है। तो सिंसेरिटी से, ईमानदारी से अपना काम करते रहो, ज़िंदगी आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो यही है। और आपका जो ब्रेक थ्रू है मेरे ख्याल से क्यांगो वासेपुर में हुआ था, है ना? और ये आप 34 या 45 साल के थे, करेक्ट? जी। हाँ, तो मुंबई शिफ्ट होने के बाद ये आपके ब्रेक थ्रू तक कितने साल? आई थिंक 7 या 8 साल। 4 से 12, 8 साल, 8 ईयर्स, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स मुंबई में, और उसके पहले 8 ईयर्स दिल्ली और पटना में। अच्छा। तो उन 8 साल में आपको कैसा लग रहा था? आपको लग रहा था कि एक दिन मतलब मेहनत करते रहेंगे, या एंजॉय कर रहे थे, या कुछ परेशान थे? आपको कैसा लग रहा था? परेशान तो नहीं था, उसकी जिम्मेदारी यही बैठी हुई है मेरी धर्म पत्नी। तो थोड़ा खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर चेहरा दिखा दो, बताइए। जिसकी बीवी ऐसी हो वो परेशान हो सकता है क्या? तो मैं परेशान नहीं था, क्योंकि एक स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी, हमारी ज़रूरतें सीमित थी, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो घर ज़िंदगी ठीक ठाक चल लेती थी। तो एक छोटी सी बाइक थी, और TVS मतलब 100 cc की बाइक थी, उससे हम घूमते थे। बच्ची छोटी सी सब्जी बाज़ार लेने जाते थे, और ज़िंदगी का सर्कल देखिए कि आज उसी बाइक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं हिंदुस्तान में। जो पहली कमाई से बहुत मुश्किल से हुंडई करके कोरियन कंपनी है कार, उसकी कार खरीदी थी i10। ज़िंदगी ने वो सर्कल पूरा किया कि उसी i10 का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, जिसके लिए लोन लेके खरीदना पड़ा था मुझे। तो यही बोला ना कि ज़िंदगी में बहुत, मैं पहली हवाई यात्रा लाइफ की पहली बार एरोप्लेन अंदर से देखा था, वो था दिल्ली। छोड़ सुना लूँ मैं किस्सा, एक किस्सा सुना दूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं एक प्ले करने 99 में टोक्यो आया था, न्यू नेशनल थिएटर में। यहाँ की एक कंपनी है BTT, ब्लैक टेंट थिएटर, उसके साथ में मुझे 1 महीना यहाँ रह के और नाटक करना था। उसके पहले मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो मेरी डायरेक्टर थी अनुराधा कपूर दिल्ली की, जो बाद में NSD की भी डायरेक्टर हुई। उन्होंने एक परफॉर्मेंस करते हुए मुझे देखा था, और देख के आई, बैक स्टेज मुझसे मिली और बोली कि तुम क्या करते हो? तो मैं बोला थिएटर ही करता हूँ, और जब थिएटर नहीं होता हो तो गांव में जाकर मैं खेती करता हूँ, बाबूजी के साथ खेतों में हाथ बटाता हूँ। और ये सच है, मैं किसान परिवार का हूँ और मैं खेती करता था गांव में। और ये इसके लिए मुझे कोई सिंपैथी, सहानुभूति नहीं चाहिए। हम मतलब दुखी नहीं थे, हम खेती करके बहुत गर्व और खुश व्यक्ति थे हम लोग। तो हाँ, क्योंकि लगता है ना उन लोग की कहानी सुनाओ तो बोला अच्छा, तो ऐसा नहीं है, बहुत हैप्पी लोग थे फार्मिंग में। खैर, तो मैम ने बोला, अनुराधा मैम ने कि एक प्ले मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए टोक्यो जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैं बोला नहीं, पासपोर्ट तो है नहीं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कभी बाहर जाएंगे। ये कहानी यहीं रोकते हैं, एक छोटा सा किस्सा इसमें और ऐड करते हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, वो विदा हो गई थी जिस दिन। तो शाम को मेरे एक बुजुर्ग लोग बैठे थे दरवाजे पे, बाबूजी, चाचा, और एक ज्योतिषी थे मेरे रिश्तेदार बनारस में, वो भी आए थे शादी में, वो भी बैठे थे। तो शाम को ना खेल रहा था, मैं 10 साल का बच्चा था। तो उन्होंने बोला कि अरे इधर आओ, वो ज्योतिष है, तो मेरा हस्तरेखा जानते थे, तो बुला के मेरा हाथ देखने लगे।
और हाथ देखे, थोड़ी देर बाद देखते रहे और मैं ऐसे अनमना सा बालक हाथ दिए हुआ हूँ कि बोलिए जल्दी कुछ जो बोलना है, बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि बहुत टाइम लगा रहे हैं, बड़ा सीरियसली देख रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लगा मेरी हाथों पे, मैंने रेखाओं पे। तो फिर उन्होंने बोला बाकियों से कि यार इसके रेखा में, मतलब ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारी विदेश यात्रा लिखी हुई है। तो अब लोग परेशान हो गए कि विदेश यात्रा क्या करेगा कि विदेश जाएगा ये। तो फिर कुछ लोगों ने बोला जो बैठे थे गांव में, ये गोपालगंज की बात है, बेलसड़ गांव में मेरा एक है सज्जन वहाँ के, तो लोगों ने बोला शायद नेपाल जाएगा, नेपाल पास में है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, नेपाल नहीं जाएगा, क्योंकि नेपाल जाने के लिए वीज़ा और फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो ये यात्राएं हैं जिसमें फ़्लाइट लगेंगी, तो इसके हाथ में एयर जर्नी बहुत है, हवाई यात्राएं हैं, तो ये बार बार फ्लाइट से जाएगा। तो अब परेशान कि ऐसा काम क्या करेगा इस गांव का एक अदना सा बच्चा, एक पंडित जी का लड़का, कि इसको विदेश जाना पड़ेगा। तो बहुत मूल्यांकन के बाद आपसी बहस और सोच समझ के लोगों ने बोला कि हो सकता है एयर इंडिया में मेंटेनेंस का स्टाफ बन जाएगा। वहाँ भी मुझे क्रू मेंबर नहीं बनाए, पायलट नहीं बनाए, कैप्टन नहीं बनाए, मेंटेनेंस स्टाफ बनेगा, उसके टायर वायर ठीक करेगा, इंजन ऑयल मोबिल ये सब बदलेगा, स्क्रू टाइट करेगा, तो मेंटेनेंस स्टाफ बन जाएगा। और इसलिए इसको बार बार मेंटेनेंस के चक्कर में एयर इंडिया के साथ विदेश जाना पड़ेगा। ये बात 86 की है, मैं 10 साल का था। अभी हाँ, तो दूसरा किस्सा कहाँ रोका था मैं? जापान आने वाला, यस। तो अब पहली हवाई यात्रा, ये कहानी वहीं रोक देते हैं, एयर इंडिया मेंटेनेंस स्टाफ। अब आपको वापस लाता हूँ मैं उस कहानी पे कि डायरेक्टर ने बोला पासपोर्ट है तुम्हारे पास, मैं बोला नहीं है, तो पासपोर्ट बनवा लो, हमें जापान जाना है प्ले करने। तो मैं बहुत मुश्किल से पासपोर्ट बनाया कैसे कैसे करके, और फिर रिहर्स की तैयारी की और जापान आ रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहली बार हवाई जहाज़ को अंदर से देख रहा हूँ, उसके पहले हवाई जहाज़ दूर से देखा था आसमान में ही। तो अंदर घुसा, बड़ा सा बोइंग वोइंग कुछ था, 300-400 लोग, मुझे लगा मेरा पूरा गांव यहाँ बैठा हुआ है। फिर मैंने उसकी बॉडी को बाहर से ऐसे मार के देखा, बोले तो लोहे का है, लोहे का इतना बड़ा सामान आसमान में उड़ेगा कैसे? अब मुझे संदेह होने लगे। फिर लगा नहीं, कई बार आसमान में उड़ते हुए देखा हूँ तो उड़ ही जाएगा ये भी। उसके बाद फ्लाइट में बैठा और पहली हवाई जर्नी हमारी दिल्ली से टोक्यो की थी, मेरी फर्स्ट हवाई जर्नी टोक्यो की थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था आपका फर्स्ट विदेश का जी, ट्रिप जापान पहली था। बार विदेश आया था, पहली बार हवाई जहाज में बैठा था, वो टोक्यो शहर था। और आज मैं जो किस्सा बताया कि एयर का मेंटेनेंस बनेगा फ्लाइटों का, एयर इंडिया का, आने वाले कुछ दिनों में मैं एक बहुत बड़े अपने इंडियन ही, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं एक एयरलाइंस का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला हूँ। तो ये कहानी मेरी तारीफ नहीं है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ इन कहानियों को सुना के आप सबको। आप हिंदुस्तान से इतनी दूर आए हैं, जापान में टोक्यो में, अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए आए होंगे, बेहतर कैरियर के लिए आए होंगे, बेहतर व्यवसाय के लिए आए होंगे। बावजूद उसके हिंदुस्तान आप सबके दिल में बसता है कि जब ये उड़ाया जा रहा था तो मैं भावुक हो गया इस 3 रंग को देख के। तो ये सिर्फ प्रेरणा के लिए वो कहानी मैं बता रहा था कि ज़िंदगी हम सब की ज़िंदगी, सिर्फ मेरी नहीं, कि कितनी कहानियाँ रखी हैं। अपना काम हम सिंसियरिटी से करते जाएंगे तो बहुत कुछ अनफोल्ड होना है। तो ज़िंदगी में जब भी लगे कि थोड़ा भी कुछ परेशानी हो, समस्या हो, चिंता पैदा हो, वहीं रोकें और सोचें कि ज़िंदगी के उन कहानियों के बारे में नहीं आप जानते हैं, नहीं सोचते हैं, जो आपके साथ कल होने वाली हैं और बहुत शानदार होने वाली हैं। थैंक यू। इन दो किस्सों के साथ और आप फिर दूसरी बार जापान आके कैसा लग रहा है? शायद बहुत बदल गया होगा ना? नहीं, बहुत बदला है, लेकिन फिर भी वैसा ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत घूम नहीं पाया हूँ, आज सुबह वहीं आए थे और दिन में सो गए, रात भर जगे थे, पर अच्छा लग रहा है। अरे बहुत बढ़िया। एक मुझे यहाँ आया था तो आई थिंक छोटा सा एन का कॉइन्स लकी मानते हैं, उसको गले में पहनते हैं जापान में? हाँ, अच्छा। एक 5 है, हाँ 5 एन। हाँ, तो वो मुझे इंसान की किस्मत।
हाँ, के लिए, किस्मत हाँ। के लिए तो मुझे 5 एम किसी ने दिया था इसी शहर में, वो आज भी है मेरे पास। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि मुझे लगता है, मतलब लोग बोलते हैं आप बहुत ही विनम्र हैं, और पॉडकास्ट वगैरह आपके देखे हैं, और मुझे भी बहुत सच में ऐसा लगा कि बात करने का तरीका लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। पर आप तो इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो आपके विचार में और ये आप बताइए कि ये सच है कि नहीं, पर मेरे जो अख्तर फ्रेंड है जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आपके जो मुंबई के घर में एक ऐसी जगह है जहाँ आपके बिहार के गांव जैसा बना के रखा है। सच है क्या ये? जी जी बिल्कुल सच है। अच्छा, वो उन्होंने बोला था कि वो आप खुद को विनम्र रखने के लिए और अपना रूट्स शुरुआत को ना भूलने के लिए, ऐसा सच है? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि हर पतझड़ आता है ना तो पत्ते गिर जाते हैं। नवंबर में मेरे वो शर्मा जी बोल रहे थे कि यहाँ टोक्यो में पीले पत्ते हो जाते हैं नवंबर के महीने में, वो झड़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हर झड़े हुए पत्ते को पता होना चाहिए कि वो किस पेड़ से गिरा है, भले वो हवाओं से उड़ के कहीं दूर चला जाए। तो रूट्स ज़रूरी है, जिसको अपना रूट्स पता होगा ना वो जल्दी टूटेगा नहीं। पर ये तो बहुत मुश्किल लगता है, आप मतलब आपके लेवल तक जब पहुंचते हैं तो क्या कुछ हमेशा ऐसा सोच है जो दिल में रखते हैं, ऐसे घर भी बना के रखते हैं? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, रूट से कनेक्टेड रहना, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है। तो मैं मतलब उसके लिए मुझे मैनेज हो जाता है, सब कुछ आसानी से हो जाता है। बहुत बड़ी, मैं भी मतलब मुझे लगता है हम आज बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। थैंक यू, बहुत कोशिश प्रवचन करेंगे दे दिया। और टाइम बाकी है 5 मिनट। ओके, मेरे से एक और सवाल पूछूंगी और उसके बाद दर्शकों से कुछ सवाल जी। तो कहा जाता है, आप लोग बोलते हैं आप रियलिज्म के मास्टर जी हैं, द किंग ऑफ रियलिज्म। और आपके विचार में रियलिस्टिक एक्टिंग का मतलब क्या है, और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण है? रियलिज्म का मतलब यही है अभिनय में कि आप यकीन करें कि ये वही किरदार है, या ये आदमी जो जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को रिलेट कर लें आप कि मैंने देखा है ऐसे आदमी को। अगर बरेली के बर्फी में के पापा थे नरोत्तम मिश्रा, आप देखेंगे तो मुझे बहुत लड़कियों ने बोला कि हमारे घर में ऐसे बाबा पापा चाचा हैं। जब गुंजन सक्सेना में मुझे हिंदू कॉलेज की लड़कियों ने दिल्ली में बोला कि पर्दे पे देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पापा हैं, हमारे चाचा हैं। तो रियलिज्म तभी प्रभावी होता है एक्टिंग में जब आप जनता उससे रिलेट कर ले कि यार इस व्यक्ति को या इस किरदार को मैंने कहीं देखा है, ये हवाई नहीं है। बाकी एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है रियलिस्टिक होना, और क्योंकि वो रियल कुछ नहीं है। जो मेरी बेटी बनी है बिट्टी, उसमें कीर्ति सेनन, वो सुबह 8 बजे कहीं और से आई है, वो मेरी बेटी है नहीं। जो मेरी पत्नी बनी है वो किसी और की पत्नी है। तो उन रिश्तों को यकीन दिला देना आपको कि आप थोड़ी देर बाद आपको लगने लगे कि हम बाप बेटी हैं, तो ये रियलिज्म पैदा करता है एक्टिंग में कि आपको यकीन दिला दे। और उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, क्राफ्ट पे आपके पकड़ की ज़रूरत है। तो यही है। आप ये सवाल थोड़ा अजीब होगा, पर आप बहुत अच्छे से झूठ बोल सकते होंगे ना? बोलते नहीं होंगे पर बोल सकते होंगे ना? मेरा काम झूठ बोलने का ही है, जो मैं पर्दे पे करता हूँ रील्स पे, पर रियल में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मुझे जिस दिन मैं रियल में झूठ बोलने लगूंगा तो मैं वहाँ भी नकली हो जाऊँगा। तो मेरा पेशा है झूठ बोलना, मेरा पेशा है झूठ बोलना, पर उस पेशे में बहुत ज़्यादा सत्यता की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब यहीं पे एक सवाल आप लोगों में से, हाँ, पूछ लो भैया, 2-4 पूछ लो। एक से
एक सवाल बस, लास्ट सवाल। अरे यार ऐसा नहीं, एक दो लोगों का मन रख लो यार। महाराज ये प्रश्न नहीं विनती है। अच्छा जी। ये मान लीजिए कि धुरंधर 3 की शूटिंग चल रही है, आप रॉ के मास्टरमाइंड हैं, आपने एक एजेंट को भेजा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाना ढिंगा, और वो किसी बात को लेके उदास हो गया, आप उसको डांट भी रहे हो, प्रेरित भी कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? डांट भी रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं, बस सही है। उसमें जज्बा जगाएंगे कि उठ जग। हाँ क्या हुआ कि गंभीर प्रश्न। हाँ मतलब मुझे वो स्क्रिप्ट राइटर का काम है, मैं एक्टर हूँ। मुझे आप एक्टर वाला सवाल करते हैं। थैंक यू। अरे वो मैडम को पूछ लेने दो। हाय पंकज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरा नाम पारुल है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा ठीक है अब मुझे एक्टिंग करनी है, मतलब दिस इज द मोमेंट कि भाई अभी यहाँ से कोई गोइंग बैक नहीं है, यहाँ से अब आगे ही एक्टिंग ही जाना है, जो है यही है। मैं होटल में नौकरी कर रहा था और रात के ड्यूटी लगती थी 11 से सुबह 7 बजे तक। जब 6-8 महीना हो गया रात को जगना और नींद सुबह दिन में सोना, तो मुझे लगा अब दिन वाला काम करना है। तो ऐसा एक दिन नहीं हुआ है कि मुझे एक दिन लगा कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी है और कोई गो बैक नहीं है। ये धीरे धीरे हुआ कि यार मज़ा इस काम में आ रहा है तो यही करना है, ओवरनाइट नहीं हुआ है। हाँ जी भैया पूछ लीजिए। और महाराज की हो रही है महाराज? अरे कुछ नहीं मैं सर अभिनव तिवारी इंदौर से। अच्छा जी। और सर आपने अब अभी बोला कि जिनकी बीवी ऐसी, एक उनने बोला था जिनकी बीवी ऐसी उनका भी बड़ा नाम है, और एक आपने बोला जिनकी बीवी ऐसी इनका भी बड़ा नाम है। तालियां हो जाए। अगर एक क्यों बोलूँगा, प्रश्न पूछिए। आपने बोला ब्रांड एम्बेसडर, एक बताना चाहूँगा सर मध्य प्रदेश टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर यस यस, मध्य प्रदेश टूरिज्म के भी brand अगर एक क्यों बोलूँगा, आपने जो एक मूवी की है उज्जैन महाकाल की, ओ माय गॉड 2, उस मूवी को इंडिया में कोई नहीं बना सकता था, उस टॉपिक को कोई नहीं उठा सकता था, वो सर ने और अक्षय कुमार ने, इन दोनों ने उठाया। तो ताली हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब टॉपिक की बात आती है तो अपने OMG2 में भी एक सेंसिटिव टॉपिक को उठाया था। वो टॉपिक भी यहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों ने, एक दोस्त ने बताया था कि वो मूवी देखना चाहते थे लेकिन उनको किरदार का नाम नहीं पता था। जब पता चला कि आप उसमें भूमिका निभा रहे हैं तो वो जरूर देखने गए थे। सेंसिटिव टॉपिक था OMG2। हाँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सिनेमा है वो, ओ माय गॉड 2। मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे है, शायद आप लोग ज़रूर देखें अगर जो नहीं देखे हो तो। जी वो जापान में लगी थी। अच्छा आपने रिलीज होने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है वो और बहुत संवेदनशील फिल्म है। सर एक दो खास डायलॉग लास्ट में जाते जाते। अब बच्चे क्या तुम्हें बोलना था, बोलो। मैं बस सर एक सेकंड बोलना दे, बिना माइक के ही बोल दे, हम सुन रहे हैं। बोल दो, आवाज़ आ रही है। किसका फ्यूचर? MHCU मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। मतलब ये पहली बार मैं ही सुन रहा हूँ यहाँ पर। मुझे भी लगा क्या ऐसा मैंने कर दिया MHCU जो मैं ही नहीं जानता हूँ, इस बच्चे को पता है। अच्छा आप समझ गए। लास्ट प्रश्न जल्दी। हाँ पंकज सर, जस्ट वन लास्ट। पंकज सर इफ यू डोंट माइंड, पंकज सर और मायूसान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं नेपाल से हूँ। एक बार अगर समय की कमी के कारण मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आप एक बार नेपाल के फैंस के लिए शाउट आउट दे देते तो बहुत खुशी होती हमें। नहीं, नेपाल से सर। नेपाल के हमारा तो पड़ोसी ही है, हमसे 50 किलोमीटर दूर है नेपाल। और जब विदेश यात्रा में हमको नेपाल ही भेज रहे थे कि साइकिल से चला जाएगा, हमारे यहाँ तो नेपाल साइकिल से चले जाते हैं। तो अब उन्होंने बोला नहीं साइकिल नहीं, हवाई यात्रा है। तो रुक, फिर जाके मैं मेंटेनेंस इंजीनियर बना था, एक टेक्नीशियन बना था। तो नहीं, नेपाल के सभी लोगों को मेरे को प्रणाम और जय हो। एक दिन आएंगे हम वहाँ दर्शन करने काठमांडू में। जाते जाते एक डायलॉग हो जाए, जाते जाते। ठीक है भैया बता देते। जाते जाते एक डायलॉग हो जाए, आप लोग तैयार हो जाइए।
मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। मालिक के लिए जोरदार तालियां, मालिक के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच पंकज सर। इतने सुंदर दर्शक यहाँ आने के लिए थैंक यू, प्रणाम। भैया खुश रहो, आबाद रहो। प्लीज प्लीज प्लीज। और अरे मेट्रो वाली वो चलिए सुनाई देता, ऐसा कुछ था, ऐसा था, कैसा ऐसा ऐसा। अनुराग बसु ने करवाया था, उसका क्रेडिट अनुराग बसु को रहता है। बिहार की एक बहुत ही फेमस विधा है जो अब लुप्त होती जा रही है, आपने कपिल शर्मा के इवेंट में किया था। वो YouTube पे है, आप सब अभी देख लीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पंकज त्रिपाठी जी। लौंडा नाच लिखिएगा, मेरा नाम आ जाएगा। यस यस, थैंक यू सो मच। और अंतिम में थैंक यू नोट के लिए मैं आनंद विजय जी को दर्शकों से अनुरोध, प्लीज 2 मिनट और बैठ जाइए। 2 मिनट बहुत ही शांतिपूर्वक आप लोगों ने साथ दिया है, और बस 2 मिनट के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं विजय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। यहाँ पे मौजूद सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पंकज त्रिपाठी